इस वीडियो में हम कवर करेंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और उससे बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। आइए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपना पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक देखते हैं। पहला जो क्वेश्चन बनता है बोर्ड में वो है कॉजेस फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। अच्छा, कॉजेस फॉर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर तो आता है लेकिन ये स्पेसिफिक हो जाता है। पूछ लेंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को एक्सप्लेन करो ऑन द बेसिस ऑफ इंपीरियलिज्म, on the basis of imperialism, on the basis of armament of race, on the basis of intense nationalism। इसके बेसिस पे एक्सप्लेन करो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर कैसे हुआ। तो बच्चों हम ये देखें कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कॉजेस क्या है। पहले मैं आपको दो बातें क्लियर कर देता हूं। देखो कि सबसे बड़ा जो रीजन है वो इंपीरियलिज्म है। इंपीरियलिज्म का मतलब ये है कि जब कोई पावरफुल नेशन किसी वीकर नेशन पे कंट्रोल करता है, जैसे ब्रिटेन ने इंडिया पे कंट्रोल कर रखा था, इंडिया को एज ए कॉलोनी बनाई थी, ये भी इंपीरियलिज्म के अंडर ही था। अच्छा, ये पावरफुल नेशन ऐसा करते क्यों थे? इसके पीछे सिर्फ दो रीजन है। पावरफुल नेशन इसलिए करते थे क्योंकि जो उनको कॉलोनी से जिसको उन्होंने जहां उन लोगों ने अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश किया है उसको वो अपनी कॉलोनी कहते थे। तो कॉलोनी से उनको रॉ मटेरियल मिल जाता था, चीप लेबर मिल जाता था। वो रॉ मटेरियल लेके अपनी कंट्री जाते थे, वहां फिनिश गुड्स बनाते थे और वही फिनिश गुड्स लाके अपनी कॉलोनी में बेच देते थे, जिसकी वजह से इंडिया की ट्रेड इंडस्ट्री और हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री बर्बाद हुई थी। यही कॉस्ट था, ठीक है। इसी की वजह से इंपीरियलिज्म चल रहा था, ठीक है। तो फर्स्ट आप समझ गए इंपीरियलिज्म क्या होता है, आप ये समझ गए इंपीरियलिज्म करता क्या है कि जो पावरफुल नेशन है उसको रॉ मटेरियल देता है, मार्केट देता है और चीप लेबर देता है, ठीक है, जिससे वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो कर सकता है। इसी कंडीशन में 1904 में ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में एक सीक्रेट एग्रीमेंट हुआ था कि ब्रिटेन ने कहा ठीक है मैं इजिप्ट पे कंट्रोल करता हूं और फ्रांस तुम मोरक्को पे अपना कंट्रोल रखो। बट हुआ क्या, यूरोपियन नेशन में होड़ लगी हुई थी अपनी अपनी कॉलोनी को एक्सपैंड करने की और नई नई कॉलोनी को बनाने की। इसी बीच में आ जाता है जर्मनी। जर्मनी क्या करता है, जो मोरक्को है उस पे अपना कंट्रोल एस्टैब्लिश करने की कोशिश करता है। तो ये पॉइंट आप कुछ इंपीरियलिज्म में लिख सकते हैं। अब बात चलती है इंटेंस आर्मामेंट ऑफ रेस। ये रेस में इतनी ज्यादा मतलब हथियार और वेपन जमा करने की होड़ क्यों मच गई? सिंपल सी बात है, इकोनॉमिक कंपटीशन। हर देश एक कॉलोनी बनाना चाहता है, अपनी कॉलोनी को एक्सपैंड करना चाहता है, तो वो अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के नाम पे, अपने सेल्फ डिफेंस के नाम पे, प्रोटेक्टिंग पीस के नाम पे हथियार जमा कर रहा है। लेकिन उसको पता है कि ये हथियार मैं इसलिए जमा कर रहा हूं ताकि सामने वाली कंट्री को दिखा सकूं कि मैं पावरफुल नेशन हूं और मैं जो भी कर रहा हूं उसको जस्टिफाई कर पाऊं, ठीक है। तो यूरोपियन नेशन में यही था। यूरोपियन कंट्रीज वर बिल्डिंग अप देयर आर्म नेवीज। हर कंट्रीज अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग कर रहा है, टैंक्स बना रहा है, सबमरीन बना रहा है, ठीक है। किसके नाम पे? सेल्फ डिफेंस के नाम पे, प्रोटेक्टिंग के नाम पे और पीस के नाम पे और अपनी कॉलोनी को प्रोटेक्ट करने के नाम पे। इसी बीच में एक ऐसा रीजन होता है कि जर्मनी ने 1914 तक आते आते अपनी नेवी को इतना स्ट्रॉन्ग करना स्टार्ट किया कि फ्रांस और जो ब्रिटेन थे उन्हें प्रॉब्लम होने लगी। पहले ब्रिटेन ने मना किया भाई इतनी ज्यादा आप अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग ना करो, लेकिन फिर जर्मनी माना नहीं तो ब्रिटेन ने भी अपनी नेवी को स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। एक फैक्ट है कि अगर जर्मनी एक शिप बनाता तो ब्रिटेन दो दो बैटलशिप बनाने लगा था। तो ये आप कह सकते हैं आर्मामेंट ऑफ रेस। अब हर कंट्री के पास जब इतना ज्यादा वेपन आ जाएगा, सिंपल सी बात है, तो कोई किसी के क्यों सुनेगा? अगर कोई कुछ बोलेगा सामने लेके वेपन खड़ा हो जाएगा। तो एक बहुत ज्यादा एक चांस क्रिएट हो गया कि भाई साहब अब कहीं ना कहीं एक बड़ा वॉर आगे आने वाला है, क्योंकि हर किसी के पास वेपन है और जब हर किसी के पास वेपन है तो वो दिखाने के लिए तो रखे नहीं है, ट्राई कहीं ना कहीं तो जाके करेंगे ही करेंगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद एक इंटेंस नेशनलिज्म की फीलिंग चल रही थी। ये इंटेंस नेशनलिज्म को ऐसे समझो कि एक एग्रेसिव नेशनलिज्म, जैसे मतलब क्या है कि अपने देश से सिर्फ प्यार करना, बाकी सारे कंट्री से हेट्रेड रखना, इसको बोलते हैं एग्रेसिव नेशनलिज्म। ये भी बहुत ज्यादा आ गया था। क्यों? अब जाहिर सी बात है, इकोनॉमिक कंपटीशन, अपनी कॉलोनी को बढ़ाने के नाम पे, वर्ल्ड लीडर बनने के नाम पे, सारे के सारे वहां के जो पॉलिटिकल सिस्टम था उसने लोगों के अंदर एक तरीके से एग्रेसिव नेशनलिज्म की भावना को डेवलप किया था। अब इसने क्या था, जैसे कैसर विल्हेम सेकंड है, इन्होंने जर्मन के लोगों से कहा था कि हम जर्मनी को वर्ल्ड लीडर बनाएंगे। और जर्मनी ने फ्रांस का जो ये एरिया था एल्सेक लॉरेन, इसको कंट्रोल कर लिया था और फ्रांस इसको वापस चाहता था। तो फ्रांस के लोगों में एक रिवेंज था कि मुझे रिवेंज लेना है। जर्मनी के लोगों के अंदर एक इंटेंस नेशनलिज्म था कि हमें और आगे बढ़ना है।
ठीक है। उसके साथ साथ जो बाल्कन स्टेट्स थे और जो पोलैंड वाले एरिया थे वो भी अनसेटिस्फाइड थे, उनको भी इंडिपेंडेंस चाहिए थी। तो उनके लोगों के अंदर भी एक नेशनलिज्म की भावना थी कि हमें कुछ आगे करना है और आगे ले जाना है अपने नेशंस को। ठीक है, आप नेशनलिज्म रखो, लेकिन एग्रेसिव नेशनलिज्म, मिलिटेंट नेशनलिज्म ये अच्छी चीज नहीं है किसी भी कंट्री के लिए। तो बच्चों ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है। उसके साथ साथ जो यूरोप है, पूरा यूरोप का डिवीजन हो गया था दो पार्ट में, एक ट्रिपल अलायंस और एक ट्रिपल एंटिटी। ट्रिपल अलायंस में क्या था कि जर्मनी था, ऑस्ट्रिया हंगरी था, इटली ने भी ज्वाइन कर लिया और टर्की ने ज्वाइन कर। इन लोगों ने ग्रुप बना लिया कि देखो हम पे कोई अटैक करेगा ना तो माना जाएगा ये तुम सब पे अटैक हो रहा है और हम सब मिलकर उसको रिटेलिएट करेंगे और जवाब देंगे। इसी तरीके से ट्रिपल एंटिटी में कौन था? ब्रिटेन है, फ्रांस है और रशिया है। इन लोगों ने भी एक अपना एक ग्रुप बना लिया कि ठीक है भाई, अगर हम पे किसी पे अटैक होता है तो हम लोग एक बिल्कुल साथ में मिलकर रिस्पॉन्स करेंगे। तो अब जब एक पूरे तरीके से दो ग्रुप बन गए, इंटेंस कंपटीशन है, इकोनॉमिक कंपटीशन है, कॉलोनी बनाना है, उसको प्रोटेक्ट करना है, तो कुछ चीजें ऐसी चल रही थी जो हल्की सी भी अगर कोई भी एक टेंशन क्रिएट होता तो पूरा का पूरा वॉर ट्रिगर हो जाता। और वही वॉर ट्रिगर हुआ साराजेवो क्राइसिस के बाद। कॉजेस को देखने के बाद अब बारी है कि इमीडिएट कॉज, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होता है। तो बच्चों ये जो इमीडिएट कॉज थी इसको बोलते हैं साराजेवो क्राइसिस। अच्छा, ये साराजेवो क्राइसिस क्या था? आसान भाषा में सुनो। देखो कहानी ये है कि ये जो आर्डड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड है, ये जो है ये क्राउन प्रिंस है ऑस्ट्रिया और हंगरी के। अच्छा, ऑस्ट्रिया और हंगरी एक डायनेस्टी है, उसके क्राउन प्रिंस है। ऑस्ट्रिया और हंगरी ने बोस्निया को, जो कैपिटल ऑफ बोस्निया, जो बोस्निया है जिसकी कैपिटल क्या है? साराजेवो। तो ऑस्ट्रिया और हंगरी ने बोस्निया को अपने कंट्रोल में लिया हुआ था और सर्बियन लोग चाहते थे कि बोस्निया वो अपने स्टेट्स में मिलाकर, क्योंकि बोस्निया में ज्यादातर सर्बियंस रहते थे, तो वो सर्बियंस चाहते थे कि बोस्निया वो अपने कंट्रोल में ले ले। लेकिन वो किसके कंट्रोल में था? ऑस्ट्रिया और हंगरी के कंट्रोल में था। तो सर्बियन, तो याद रखना कि जो सर्बियन है वो उन्होंने प्लान किया। क्या प्लान किया? आर्डड्यूक फर्डिनैंड का एसेसिनेशन। तो याद रखना बच्चों क्या कि आर्डड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड जो क्राउन प्रिंस थे ऑस्ट्रिया और हंगरी के, इनका एसेसिनेशन हो जाता है एट साराजेवो, जो कौन है बेटा? कैपिटल ऑफ बोस्निया पे इनका एसेसिनेशन हो जाता है। किसने किया? एक 19 इयर्स ओल्ड बॉय, एक 19 साल के लड़के ने क्राउन प्रिंस को दिन दहाड़े बिल्कुल ओपन में जाके फायर किया और उनको एसेसिनेट कर दिया, जिसके बाद वर्ल्ड वॉर ट्रिगर होना कंफर्म था। अच्छा, इसको जो एसेसिनेशन प्लान किया था वो सीक्रेट सोसाइटी, जिसको कहते थे ब्लैक हैंड। अच्छा, इस ब्लैक हैंड का ऑब्जेक्टिव क्या था? ये यूनाइट करना चाहती थी ऑल सर्बियन इनटू अ सिंगल सर्बियन स्टेट, सारे के सारे सर्बियन को एक सिंगल सर्बियन स्टेट्स में यूनाइट करना चाहती थी। अच्छा, हुआ क्या? अब सर्बिया को इसके लिए ब्लेम किया गया कि सर्बिया ही रिस्पॉन्सिबल है। ऑस्ट्रिया ने उसको मतलब जो ऑस्ट्रिया एंड हंगरी है उसने सर्बिया को अल्टीमेटम दे दिया कि भाई साहब आप 1 महीने के अंदर सारी मेरे डिमांड्स माने। सर्बिया ने सारी डिमांड्स मानी, कुछ डिमांड्स नहीं माने जो सर्बिया के सोवर्निटी को वो थ्रेट कर रहे थे या उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे। तो सर्बिया ने क्या किया? ऑस्ट्रिया ने क्या किया? उसने वॉर को डिक्लेयर कर दिया 28 जुलाई 1940, और यही वो दिन है जब वर्ल्ड वॉर स्टार्ट होने लगता है। तो पूरी कहानी ये है कि आर्डड्यूक फ्रांसिस फर्डिनैंड का एसेसिनेशन किया एक 19 साल के लड़के ने जिसका नाम था गैब्रिएलो प्रिंसेप, और वो किससे जुड़ा हुआ था? ब्लैक हैंड सोसाइटी। और ब्लैक हैंड सोसाइटी का ऑब्जेक्टिव क्या था? वो सारे के सारे सर्बियंस को एक सिंगल सर्बियन स्टेट्स में यूनाइट करना चाहती थी। बोस्निया जो सर्बियन का पार्ट था लेकिन ऑस्ट्रिया और हंगरी के पास था, जिसके लिए वो फाइट कर रहे थे। और उसके बाद से ऑस्ट्रिया और हंगरी ने ब्लेम किया सर्बिया को। सर्बिया ने सारी डिमांड्स मानी लेकिन कुछ डिमांड्स नहीं मानी, इसलिए सर्बिया ने क्या किया? ऑस्ट्रिया और हंगरी ने सर्बिया पर अटैक कर दिया, और यही था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का इमीडिएट कॉज, जिसको हम कहते हैं साराजेवो क्राइसिस।